सो आज की क्लास में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो हेडिंग बनाइए यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आप सभी को पता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, राइट? न्यूक्लियस का रहता है डिफरेंस, आप सबको पता है, राइट? न्यूक्लियस का बेसिक डिफरेंस रहता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल जो है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके मुकाबले अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके पास ये न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, चलिए। सो यूकैरियोटिक सेल्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। सी, एक्सटेंसिव वर्ड के ऊपर फोकस करिए। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि कंपार्टमेंट बने हुए हैं किसके? साइटोप्लाज्म के। दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। आपको पता है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, एंडो सॉरी ईआर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ले लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तहत। तो इस साइटोप्लाज्म के बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट बनाए गए, ये उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? यूकैरियोटिक सेल की, राइट? द यूकैरियोटिक सेल्स अकर्स इन ऑल द प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी, ये स्टेटमेंट जो है ना बहुत ही कुछ कह रहा है। आपने किंगडम पढ़े थे, यहां एक किंगडम छूट गया। प्रोटिस्ट है, फंजाई आ गया, प्लांट आ गया, एनिमल्स आ गए, मोनेरा किंगडम यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स मोनेरा किंगडम दैट इज अ बैक्टीरियल किंगडम एंड दैट मीन्स ये एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक सेल को इंक्लूड करता है, यूकैरियोट को नहीं करता। क्लियर? यूकैरियोटिक सेल्स जो है दे आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे बने हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन कंपोनेंट, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म है, एंड थर्ड क्या है? उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स के एग्जांपल यहां पर मेंशन किए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस, आप क्यों कुछ भी बोल सकते हैं। ये है ऑर्गेनल्स, और उसके अलावा है इसके पास एक न्यूक्लियस। तो टोटल चार चीजें हो गई, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया, एक ऑर्गेनल हो गया, और एक हो गया न्यूक्लियस। तो ये है उसकी टिपिकली, इससे बनता है हमारा एक यूकैरियोटिक सेल, राइट? अब जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो सारे के सारे आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। स्टेटमेंट को देखिए, सारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होते, राइट? मेजर यहां पर हम लेते हैं प्लांट और एनिमल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से डिफर रहते हैं, दैट इज द प्रोटेक्शन फंक्शन। उस प्रोटेक्शन का फंक्शन जो है उसको करने के लिए दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है जबकि एनिमल के पास ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, राइट? अगर हम बात करें कि भाई प्लांट सेल एनिमल सेल से किस तरीके से डिफरेंट है, तो कि भाई प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, और उसके अलावा एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट है, सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल, यानी कि सेल के सेंट्रल में वैक्यूल प्रेजेंट है, जो कि ये तीनों चीजें एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, राइट? ऑन अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स। पूछते हैं ना क्वेश्चन, भाई एनिमल सेल के पास ऐसा क्या है जो प्लांट के पास नहीं है? द आंसर विल बी सेंट्रियोल्स। भाई प्लांट सेल के पास ऐसा क्या है जो एनिमल सेल के पास नहीं है? आंसर सिंपल है, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर है? डायग्राम देखो यहां पर, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। तो इस सेल में आपको क्या दिख रहा है? बीच में आपको सेंटर में मेजर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, तो वही है। बाकी सारी चीजें देखेंगी, प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस के पार्ट्स है, न्यूक्लियर पोर है, एनवेलप है, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि प्लांट सेल के पास होती है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर जो जो कंपार्टमेंट होने चाहिए वो सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट है एक यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमने बेसिक बात की एक किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल के सामने यूकैरियोटिक सेल।
राइट। तो ये बेसिकली हमने बात की यूकैरियोटिक सेल कैसा हो। अगर हम उसके कंपोनेंट में जाएंगे, राइट, तो इसके कंपोनेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल कुछ 3 मेजर कंपोनेंट से बनता है, जिसमें एक आता है सेल वॉल या फिर हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आएगा साइटोप्लाज्म और तीसरा आएगा न्यूक्लियस। सी, सेल वॉल या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। तीनों को इंडिविजुअली अगर हम देखें, विल स्टार्ट विद द सेल वॉल। आप सबको पता है जब हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल थी, मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि भाई हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास सेल वॉल होती है। यूकैरियोटिक सेल के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास ही सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। ओके, द सेल वॉल दैट इज नॉन लिविंग सेमी रिजिड। देखो ये नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। सेमी रिजिड है एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग, बाहर से एक ऐसा कवरिंग है जो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द सेल। प्लांट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल and cell wall is entirely lacking in animal cell. I can say completely absent in animal cell. किससे बनती है सेल वॉल? जनरली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जब हम प्लांट की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब आपको सिंपली अगर मैं बताऊं तो व्हाट इज सेल्यूलोज? भाई सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज जो है वो एक टाइप का पॉलीमर है विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज जो है उसकी एक लंबी लाइन होती है, जैसे कि मैं यहां आपको लिख के दिखा रहा हूं, राइट। ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट, 100 से भी ज्यादा होते हैं, आपस में एक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और एक लंबी पॉलीसेकेराइड जैसी चेन बनती है, उसको कहते हैं सेल्यूलोज। प्लांट के अंदर ये कंपोजिशन में है। अब अगर हम बात करें तो प्लांट हो या एनिमल सेल हो, ग्लूकोज उसका प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है स्टूडेंट्स, राइट। हमें सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? वी विल गेट दिस एनर्जी फ्रॉम व्हाट, वेयर? फ्रॉम एटीपी। पूरा नाम क्या है एटीपी का? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिखा मैंने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। यानी कि एडिनोसाइन मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, राइट। जब पहला फॉस्फेट रिमूव होता है तो वो बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसमें हाई एनर्जी होती है, उस बॉन्ड में हाई एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब मैंने जैसे बोला कि भाई सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज ग्लूकोज से बना है, लेकिन यहां फैक्ट ये है कि अगर एनिमल्स उस सेल्यूलोज को खा जाते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अगर हम इस सेल्यूलोज को खाएंगे तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर आप फैक्ट देखोगे तो सेल्यूलोज तो ग्लूकोज से बना है एंड ग्लूकोज इज आवर मेजर एनर्जी सोर्स। अगर हमारे सेल्स को ग्लूकोज मिलता है वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर भी वो सेल्यूलोज को नहीं छूते हैं। What is the reason behind it? इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल रीजन है भाई, यही सिंपल रीजन कि यहां जो ग्लूकोज आ रहा है वो दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तीसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, चौथे, पांचवे जितने भी है सबके साथ एक बॉन्ड के साथ अटैच है। इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं आ रहे हैं, एक चेन में आ रहे हैं, और उस 2 ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बंधा हुआ है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एनिमल्स के पास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर ये एंजाइम हमारे पास, ह्यूमंस के पास या एनिमल्स के पास होता है या आ जाता है, इन दैट केस हम उस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और अगर एक बार सेल्यूलोज ब्रेकडाउन हो गया then we get lot of glucose molecule which is converted into
ATP molecules in future. Cellular respiration. Right? Next point यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड. दो टाइप की सेल वॉल यहाँ इंक्लूड की, एक ये प्राइमरी जो पहले बनती है एंड द सेकेंड वन दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मतलब सेकेंड जो बनती है उसको सेकेंडरी बोलती है, प्राइमरी आगे जाके सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है. दोनों की दोनों अगर हम बात करें दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड. पॉली का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल. राइट. एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि भाई सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसमें लिग्निन एंड सुबेरिन प्रेजेंट होते हैं. सो लिग्निन एंड सुबेरिन इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल. आगे देखते हैं. द सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन इज माइक्रोफाइब्रिल्स, एक ये माइक्रोफिब्रिल्स एंड द सेकेंड वन इज ग्राउंड सब्सटेंस और आई कैन से मैट्रिक्स. माइक्रोफिब्रिल्स दैट इज द कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज एंड रेयरली ऑफ काइटिन. काइटिन जनरली फंजाई की सेल वॉल का कंपोनेंट है. अगर आप किसी भी फंजाई की बात कर रहे हैं तो उस फंजाई का जो सेल वॉल है उसका कंपोनेंट क्या है? द आंसर इज काइटिन. माइक्रोफिब्रिल की बात करें इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सेल्यूलोज एंड रेयरली काइटिन. रेयरली काइटिन से बनता है. नाउ नेक्स्ट, द सेल वॉल इज डिफरेंशिएट इनटू 3 डिफरेंट लेयर. सेल वॉल की अगर हम बात करें 3 अलग अलग डिफरेंट लेयर से बनती है. दैट इज मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. 3 अलग अलग लेयर से बनती है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. अब क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो है वो 3 अलग अलग लेयर से बनती है और यहाँ पर लेयर के नाम मेंशन किए हैं. द फर्स्ट वन दैट इज द मिडल लामेला, देन कम्स प्राइमरी वॉल एंड देन कम्स सेकेंडरी वॉल. मिडल लामेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. अब इसकी तीनों की बात करते हैं. तो मिडल लामेला क्या होता है सबसे पहले? राइट, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एंड एक्ट एज सीमेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल. और वो क्या एक्ट करेगा? सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल. इट इज चीफली कंपोज ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. अब किससे बनता है तो नोट करिए, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. सेल वॉल का जो एक कंपोनेंट है मिडल लेमेला, सीमेंट का मटेरियल काम करता है, सीमेंट की तरह ही काम कर रहा है, 2 सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. इन वुडी टिश्यू इट इज हाईली लिग्निफाइड. वुड वाले जो टिश्यू होते हैं उसमें ज्यादातर लिग्निफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट प्राइमरी वॉल की बात करते हैं. सो इट इज थीन सिंगल लेयर्ड एंड फर्स्ट फॉर्म वॉल दैट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडल लेमेला. मिडल लेमेला की दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है. मिडल लेमेला की दोनों साइड पे कैसे भाई? दोनों एडजेसेंट 2 सेल के बीच में मिडल लेमेला आ जाएगा ना. समझ में आया कि नहीं? मान के चलिए कि मेरे पास सेल ए है. राइट, अब यहाँ पर जैसे मैं आपको सिखा ड्रॉ करके बताता हूँ. जस्ट लेट मी यूज अ बॉक्स. यह है सेल ए, ओवर हियर इट्स अ सेल बी. ठीक है. अब जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दैट इज द सेल वॉल है जिसका प्राइमरी लेयर है जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज द मिडल लेमेला. ठीक है. अब यहाँ पर दूसरे लेयर की अगर हम बात करें, राइट, तो ये पहला प्राइमरी हो गया रेड कलर का. तो आपने देखा 2 सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल काम कर रहा है, 2 सेलों को जोड़ दिया इसने. ठीक है. अब मैं प्राइमरी की बात करूँ तो ये आ गया प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर, और इस साइड के सेल का प्राइमरी सेल वॉल ये आ गया. तो देखा जाए तो दोनों सेल के प्राइमरी, दोनों जो प्राइमरी वॉल है उसके बीच का लेयर बन जाता है. राइट, थीन सिंगल लेयर प्राइमरी वॉल है. राइट, दैट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ द साइड ऑफ द मिडल लेमेला. तो ये मिडल लेमेला के दोनों साइड में है ऐसा हम कह सकते हैं. प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सटेंशन. फंक्शन बता रहा है यहाँ पर कि ग्रोथ एक्सटेंशन का काम करता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन सब्सटेंस. किससे बना है? पैक्टिन सब्सटेंस. उसके अलावा अगर हम बात करें पैक्टिन सब्सटेंस के अलावा, सो इट इज मेड अप ऑफ हेमिसेल्यूलोज, लिपिड एंड लूज नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स.
क्या क्या प्रेजेंट है? पैक्टिन सब्सटेंस है, हेमिसेल्यूलोज है, लिपिड है और सेल्यूलोज का माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। 4 पॉइंट्स। हेमिसेल्यूलोज क्या है? ग्लूकोज, जाइलुलोज, मैनोज या ग्लूकोरोनिक एसिड यहां पर हो सकता है। ये हो गया आपका प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं। सो इट इज वेरी थिक, रिजिड एंड लूज द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ। अब सेकेंडरी वॉल है तो उसकी ग्रोथ की कैपेबिलिटी प्रेजेंट नहीं है उसके पास, ठीक है, रिजिड है एंड इट इज फॉर्म्ड इन द मैच्योर सेल। जो मैच्योर सेल है उसमें प्रेजेंट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मैच्योर सेल में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर जिसको हम S1, S2 एंड S3 कहते हैं। 3 अलग अलग लेयर से बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? इस लेयर को, 3 लेयर को हम क्या कहते हैं? S1, S2 एंड S3। S2 जो है दैट इज द थिकेस्ट लेयर एंड S3 जो है दैट इज द थिनेस्ट लेयर। याद रखिएगा, S2 थिकेस्ट है और S3 थिनेस्ट है, राइट। आगे देखते हैं। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ हेमिसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। मेनली किससे बनती है? एक होता है इसमें सेल्यूलोज का कंपाउंड और दूसरा होता है हेमिसेल्यूलोज का कंपाउंड। द सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द सेकेंडरी वॉल आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ द हेमिसेल्यूलोज। दैट इज द हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन। 3 चीज से, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन से बनता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेल वॉल। अब जैसे आपको पता है 2 सेल के बीच में एक जंक्शन होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। सेल का मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। सो प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। कीप इन माइंड, जो नियर बाय 2 सेल है उसमें ही होता है। सो इट्स ब्रिजेस बिटवीन दी 2 एडजेसेंट सेल्स विच कनेक्ट्स द नेबरिंग सेल्स। नजदीकी सेल को कंबाइन करने का, कनेक्ट करने का काम करते हैं। Plasmodesmata are characteristic of multicellular plants that enables the solutes to move considerable distance, that is the pits, without crossing the differentiability of the membrane permeability। यानी कि membrane permeability को छेड़े बगैर अगर उस solutes को क्रॉस करना है, एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाना है, so they are going to use what? Plasmodesmata, right? And Plasmodesmata produces a living system that is known as symplast। एक लिविंग सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं हम सिम्प्लास्ट। आपने पढ़ा होगा, राइट। अब बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शन की। सो द सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये पहला फंक्शन क्या आ गया? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इट एक्ट्स एज बैरियर अगेंस्ट एंट्री ऑफ वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल पैथोजन। यानी कि एक बैरियर का काम करता है भाई। वायरस हो, बैक्टीरिया हो कि फंगस हो जो पैथोजेनिक है, उसको प्रिवेंट करता है उसकी एंट्री को अंदर आने से। थर्ड, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मेटाबोलाइट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर आने से और बाहर जाने का काम करवाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, राइट। इट विथस्टैंड द टर्गर प्रेशर which develops within a cell due to high osmotic pressure. It withstands the turgor pressure which develops with the cell due to its highly osmotic pressure. क्लियर? 4 फंक्शन यहां पर बात की हमने सेल वॉल की। क्लियर? ये हमारा हो गया सेल वॉल। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। टर्म सेल वॉल किसने दिया था? अगर हम उसकी बात करें, सो द टर्म सेल वॉल वाज कॉइन्ड बाय नागेली एंड क्रेमर। 2 साइंटिस्ट है, नोट करिए साइंटिस्ट का नाम, नागेली एंड क्रेमर। ईयर नोट करिए, 1855 में उन्होंने इस टर्म को दिया था, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, राइट। जबकि इन 1931 सीबी प्लाउ हैड गिवन द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। आप सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके 2 अलग अलग नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। तो ये जो 2 नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, ये इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है सीबी प्लॉय। 1931 नीट के लिए इंपोर्टेंट है, राइट। द सेल वॉल इज लिविंग, थीन, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनस कवरिंग। क्या क्या है इसके पास देखिए खास, लिविंग है, थीन है, इलास्टिक नेचर में है, सेमी परमिएबल है, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है प्लांट एनिमल सेल दोनों की। यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट के पास तो है ही, साथ में एनिमल सेल के पास भी है, राइट। सो इट इज नोन एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन
और आई कैन से बायो मेम्ब्रेन, इसका फोर्थ नेम आ गया है। सो सेल वॉल के दूसरे 3 अलग अलग नाम है। सेल वॉल इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा एंड ऑल्सो नोन एज बायो मेम्ब्रेन एज वेल एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्लियर है? प्लाज्मा लेमा अकर्स इन बोथ द प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, दोनों में प्रेजेंट होती है। देखिएगा प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, अब जिसके पास बच्चों सेल वॉल होती है उसके पास उस सेल के लिए ये सेकंड नंबर की मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सेल वॉल फर्स्ट आती है, सेल मेम्ब्रेन सेकंड आती है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें जिसके पास सेल वॉल नहीं है, उसका ये फर्स्ट बैरियर है, फर्स्ट लेयर है, राइट। इंट्रासेल्युलर बायोमेम्ब्रेन्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, दैट इज अराउंड मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो दैट इज इनसाइड, मतलब बायोजियो जो हम अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है उसी में से ऑर्गन की मेम्ब्रेन डेवलप होती है, बायोमेम्ब्रेन। थाइलेकोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर एग्जांपल की फॉर्म में लिखा है। मेम्ब्रेन बायोजिनोसिस इसको कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो लाइन्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ईआर जो है वो भी इस मेम्ब्रेन से बनी है, लाइन्ड होती है। सम मेम्ब्रेन्स आर हैविंग स्पेसिफिक नेम, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी है जिसके पास स्पेसिफिक नेम है। फॉर एग्जांपल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के आसपास की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट दैट इज अराउंड वैक्यूल्स। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के आसपास जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस एनवेलोप, दो नाम है, न्यूक्लियर एनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके आसपास होती है? न्यूक्लियस के आसपास है, जिसका काम होता है न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देना। क्लियर? डबल मेम्ब्रेन कवरिंग इज प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑर्गेनल्स करेंगे तब आपको पता है 3 अलग अलग वे में आएगी, एक होता है सिंगल लेयर, एक होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन का, और एक होता है नो मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनियस। तो यहाँ डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के पास होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज इन बाइलेयर। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, सॉरी 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, लिपिड का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा आपने, निकोलसन का, राइट। अभी हम बात करेंगे इसकी। Also the lipids are arranged with the polar head towards the outer surface, outer side and the hydrophilic tails towards the inner side। क्योंकि यहाँ पर देखें एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक हेड, राइट। पानी से जिसको भाई लगता है उस टेल को उसने अंदर की साइड पे रखा है। किस तरीके से अरेंजमेंट होती है? अगर उस अरेंजमेंट को हम यहाँ पर सिंपली उस मेम्ब्रेन को ड्रॉ करना चाहे तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ये हाइड्रोफिलिक हेड और ये उसकी हाइड्रोफोबिक टेल। नीचे जाएंगे तो ये है हाइड्रोफिलिक हेड और ये हो गया उसकी हाइड्रोफोबिक टेल। कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। नाउ द लिपिड्स आर अरेंज विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनसाइड। मैंने बात की, these ensures non-polar tail of saturated hydrocarbons protected from the aqueous environment। जो बाहर का aqueous environment है, aqueous environment मतलब जो लिक्विड अमाउंट प्रेजेंट है उसके सामने उस टेल को क्या किया जा रहा है? प्रोटेक्ट किया जा रहा है, राइट। कौन कर रहा है? हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस एंश्योर्स दी, व्हाट क्या लिखा कि दिस एंश्योर्स the non-polar tail of saturated hydrocarbons protected from the aqueous environment। The lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglycerides। जो लिपिड की बात कर रहे हैं तो लिपिड कंटेंट जो है किससे बनता है? ये लिपिड कंटेंट बनता है फोस्फोग्लिसराइड से। किससे बनता है? फोस्फोग्लिसराइड से बनता है। लेटर biochemical investigations clearly reveal that the cell membrane also have proteins and carbohydrates। बाद में पता चला जब इसका पूरा केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि भाई फोस्फोग्लिसराइड्स के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमें पता चल जाएगा, राइट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड
वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। जैसे जैसे सेल टाइप बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका रेशियो जो है वो भी बदलता जाएगा, ठीक है। इन ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोट इरिथ्रोसाइट, सॉरी इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है हमारे आरबीसी। अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, हमारे एरिथ्रोसाइट की बात करें, तो उसके पास करीबन 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड है। नोट करके रखिए, ह्यूमन के आरबीसी रेड ब्लड सेल के पास 52% प्रोटीन है बच्चों, 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। एंड अगर उसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी हमारी थिकनेस है करीबन 75 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम जितनी थिकनेस है, ठीक है। बहुत ही आसान, नीट के पर्सपेक्टिव से ये पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया ना। अब हमें नेक्स्ट जो बात करनी है वो है उसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसमें हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने 1959 में दिया था। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट आपको याद रखना है। रॉबर्टसन 1959 क्या दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था उसने। According to this model, all the biomembranes from prokaryotics to eukaryotics have similar structure। ऐसा बताया था कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोटिक तक के, वो सारे के सारे सिमिलर है। ये उसका मेम्ब्रेन स्टेटमेंट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की अगर हम थिकनेस की बात करें वो है 75 एंगस्ट्रम एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ बायोमोलिकुलर लिपिड दैट इज सैंडविच स्ट्रक्चर है, सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था? दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द परमेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई इलास्टिसिटी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, परमेबिलिटी क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो डिस्क्वालीफाइड, ड्रॉबैक में चला गया। उसके बाद आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला मॉडल जो दिया था वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, परमेबिलिटी नहीं समझा पाया, इलास्टिसिटी समझा नहीं पाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, राइट। तो उसके बाद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकलसन ने दिया था। दैट विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास, जो हम अपनी अगली क्लास में शुरू करेंगे। आई होप कि यहाँ तक जो कुछ भी मैंने बताया आप सभी को समझ में आ गया है और किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है एवरीथिंग, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, राइट। आपके डाउट्स भेज दीजिएगा, कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, लेकिन डाउट्स को दबाएगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, पढ़ते रहिएगा। नीट में इस चैप्टर का कुछ ज़्यादा ही वेटेज रहता है, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।